दोस्तों, जंग के बीचों बीच पहली बार अमेरिकी नौसेना यानी यूएस नेवी ईरान के समंदर में पीछे हटते हुए दिख रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों के बावजूद इस समंदर में यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खाड़ी में अमेरिकन नेवी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। और जंग के मैदान से जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि अमेरिका के सबसे बड़े जंगी जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस फोर्ड उसमें आज आग लग गई और कई नौसैनिक कई नेवी पर्सन्स उसमें घायल हो गए। उधर जो दूसरा बड़ा जहाज है जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन जो गल्फ ऑफ ओमान के पास तैनात था वो पीछे हटता चला जा रहा है अरेबियन सी की तरफ। इस तरह की खबरें आ रही हैं और सबसे चौंकाने वाली खबर ये आ रही है कि ईरान से सटे समंदर में 16 पानी के जहाज जिसमें ऑयल टैंकर्स हैं, कार्गो हैं, तमाम वेसल्स हैं, उन पर या तो हमले हुए हैं या आग लग गई है। लेकिन यूएस नेवी तमाशा देखती रही, उसने वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं किया, इंटरवीन नहीं किया। यानी दुनिया की जो सबसे ताकतवर नेवी है वो खामोश तमाशा देखती रही, जहाज़ों में आग लगती रही और वो देखती रही, मूक दर्शक बनी रही। और अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी, इसी मामले में अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने तो आज यहाँ तक कह दिया कि यूएस नेवी अभी मदद करने के लिए तैयार नहीं। ये स्टेटमेंट है अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट का। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि दुनिया की ताकतवर अमेरिकन नेवी आखिर ईरान के समंदर से इतना घबरा क्यों रही है? क्या समंदर के नीचे जो बारूद बिछा है, माइंस बिछी हुई हैं, उसका डर है या फिर कहीं से मिसाइल फायर आ जाएगा उसका डर है? क्योंकि चारों तरफ ऐसा कहा जाता है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसके 50 किलोमीटर के रेडियस में हज़ारों मिसाइलें तैनात कर रखी हैं ईरान की इस्लामिक सेना ने। उधर ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुस्तबा खामनेई, उन्होंने आज अपने पहले बयान में, पहले स्टेटमेंट में कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज की खाड़ी में जो हमने तेल का रास्ता ब्लॉक कर रखा है, ये रास्ता तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पूरे गल्फ से अपने मिलिट्री बेस शट नहीं करते, बंद नहीं करते। यानी ट्रंप पहले गल्फ से अमेरिकन सेना को विड्रॉ करें, वापस अमेरिका बुलाएं, गल्फ कंट्रीज से हटाएं अपने अमेरिकन बेसिस को, तब हम बातचीत कर सकते हैं। यानी युद्ध रोकने पर या युद्ध पर बातचीत तभी होगी। अब दोस्तों, सवाल ये भी है कि एक तरफ ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई ने स्टैंड ले लिया है कि चाहे वो ईरान से सटा समंदर हो या फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, वहाँ पर ब्लॉकेड जारी रहेगा, वहाँ पर वो किसी भी शिप को इधर से उधर नहीं जाने देंगे। और दूसरी तरफ ट्रंप की जो सेना है, जो नौसेना है, वो कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई दिख रही है। सवाल ये है कि आगे होने क्या जा रहा है? क्या ट्रंप ये सोच रहे हैं कि कोई रास्ता मिले युद्ध विराम का और सम्मानजनक एग्जिट हो जाए, या फिर इस जंग में वो नेक्स्ट लेवल की लड़ाई लड़ना चाहते? क्या होने जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जब से तेल का रास्ता रुका है, गैस का रास्ता रुका है, दुनिया में तेल की, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। वो चाहे जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका के देश हों, चाहे वो यूरोपियन देश हों, चाहे वो भारत हो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, हर जगह कहीं ना कहीं दाम को लेकर कोहराम मचा है। होने क्या जा रहा है? क्या इसका तोड़ ट्रंप के पास है या फिर ट्रंप को अंततः सरेंडर ही होना पड़ेगा, पीछे ही हटना पड़ेगा? यही सवाल मैंने ईरान के एक्सपर्ट अमरीश मिश्रा जी से पूछा और उन्होंने जो जानकारियां दी वाकई चौंकाने वाली हैं। अमरीश जी, पहला सवाल तो ये है कि ट्रंप के लिए ये लॉस ऑफ फेस है कि वो सुप्रीम कमांडर होकर वो अपनी नेवी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि इस रास्ते को खोलिए, और जो नेवी है अमेरिका की, जिसको सबसे बड़ी समुद्री ताकत कहते हैं दुनिया की, उसने हाथ खड़े कर दिए कि हम वहां जाएंगे नहीं, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो है उस पानी में हम हाथ नहीं डालना चाहते। और दो बड़े जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन, सबसे बड़ा जंगी जहाज इस दुनिया में, वो पीछे हट रहा है। और जो दूसरा जहाज ट्रंप ने भेजा था यूएसएस फोर्ड, जिसको इजराइल के पास खड़ा किया था, उस जहाज में आज आग लग गई है। तो ये क्या हो गया? इतनी बड़ी ताकत समंदर की अमेरिकन नेवी
और पहली बार ईरान से उसको डर लग रहा है, जो नेवी है सहम रही है, पीछे हट रही है। अब देखिए दीपक जी, मैं आपको एक कुरान की बात बताता हूँ। एक आयत है उसमें कि वो साजिश करते हैं लेकिन अल्लाह भी साजिश करता है और अल्लाह सबसे बड़ा साजिश करता है। और इसको आप ट्रांसलेट करिए, इस समय जो हो रहा है दुनिया में, क्या कभी किसी ने सोचा था कि इतना बड़ा अंपायर ऐसे कोलैप्स कर जाएगा? अमेरिकन अंपायर, उसको पहली नेवल डिफीट मिली है अपनी हिस्ट्री में, जिसने वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, जापान सबको हरा दिया था। और ये बात याद रखिएगा हमारी दीपक जी, कि दुनिया इसको देख रही है और दुनिया इसके बाद वो नहीं रहेगी जो हम और आप आज देख रहे हैं जिसको। मतलब ये आप ये कह रहे अप्रत्याशित हैं, है। कि अमेरिकन नेवी का अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना नहीं मानना, बेबस खड़े रहना, अपनी आंखों के सामने जलते हुए जहाजों को देखना और समंदर से पीछे हटना, ये एक तरह की पराजय के संकेत हैं। देखिए दीपक जी, यहां भगदड़ मची हुई है अमेरिकन नेवी में। सबसे बड़ा उनका जंगी जहाज अब्राहम लिंकन कहाँ है? दूसरा सबसे बड़ा जंगी जहाज, बल्कि जेरल्ड फोर्ड तो उससे भी बड़ा है इब्राहिम लिंकन से ऑन पेपर, उसमें आग लगी हुई है। और तीसरा जो जंगी बेड़ा जॉर्ज बुश, वो कहाँ है? वो अभी तक पहुंचे ही नहीं है। और आप देखिए बहराइन में जो फिफ्थ फ्लीट, यानी ये सारे जहाज फिफ्थ फ्लीट के कमांड के तहत आते हैं, वो कमांड सेंटर ही उड़ गया है। वहां पर ओहो, कोई कमांड ओहो। देने वाली स्थिति नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। दो तीन बड़ी बातें आपने कह दी। अमरीश जी ने, वॉर हिस्टोरियन ने, दो तीन बड़ी बातें दोस्तों कह दी। इनका ये कहना है कि ये जो जितने भी पानी के जहाज हैं, जंगी जहाज हैं, जिन्हें हम वॉरशिप्स कह सकते हैं, इन सबका जो कंट्रोल ऑफिस है, आप कह सकते हैं मध्य एशिया में, वो बहरीन में है। और बहरीन में जो यूएस नेवी का जो आप कह सकते हैं मुख्यालय है, सबसे बड़ा बेस है, उस बेस को ईरान ने पिछले 4-5 दिनों में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और इस वजह से ये जहाज कहां से कंट्रोल होंगे, कहां से इनको मॉनिटर किया जाएगा, कहां से इनको टारगेट दिया जाएगा? वो जो बेस है, जब वो उड़ गया तो ये जो जहाज हैं ये पीछे जा रहे हैं। और जो इन्होंने कहा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें 50-50, 100-100 लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं, ऐसा जहाज जो दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है, वो जहाज गल्फ ऑफ ओमान से पीछे चला गया। हिंद महासागर की तरफ इस वक्त कोई अता पता नहीं है। और एक बड़ी खबर इन्होंने ब्रेक करी, बल्कि वॉशिंगटन पोस्ट ने ब्रेक करी है, कि जो एक और जहाज है यूएसएस फोर्ड, जो मदद करने इजराइल की आया था, उसमें आज आग लग गई है और कई उसमें नाविक जो है झुलस गए, इंजर्ड हैं। ये स्थिति है। लेकिन चलिए ठीक है, ये तो आपने बताया कि साहब जो नेवल बेस है उसको ध्वस्त कर दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा क्या ईरान के पास है? ईरान तो सैंक्शंस लगे हुए थे, उनकी इकोनॉमी की रीढ़ तोड़ दी थी अमेरिका ने, उनके पास तो संसाधन भी नहीं थे। तो फिर ऐसी क्या चीज है ईरान की नेवी के पास, उसकी इस्लामिक सेना के पास, कि इनके होश उड़े हुए यूएस नेवी के? ऐसा क्या है? दीपक जी, हिंदुस्तान के पास क्या था 1857 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया हम लोगों ने? वही बात। बात यह है कि जो भी आपके पास है उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, दिमाग का खेल, और उसके साथ साथ लंबी तैयारी। लंबी लंबी तैयारी। तैयारी, लंबी तैयारी। 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से जो देश इसी की तैयारी कर रहा है कि हमें अमेरिका से ही जंग लड़नी है। इसराइल सोचता था कि इसराइल भारी पड़ जाएगा ईरान पे, लेकिन आज मुज्तबा खामनेई, इमाम मुज्तबा खामनेई, अली खामनेई के बेटे, उनके पहले बयान में इसराइल का जिक्र तक नहीं है। इट इज नथिंग, उनके लिए खत्म है इसराइल। इसराइल हिजबुल्लाह से लड़ो। अब वो सीधे अमेरिका पे हमला कर रहे हैं कि अपने बेसेस खाली, जितने भी मिडिल ईस्ट में बेसेस हैं सब खाली करो और स्टेट ऑफ हुर्मुज पे हमारा कब्जा रहेगा। देखिए ये चीज होती है, इसको कहते हैं तैयारी, बरसों बरस की तैयारी। और दूसरी तरफ अमेरिका, अभी एक उनका प्रेसिडेंट चुन के कुछ दिन पहले आया, अचानक वॉर छेड़ दी। कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। इसी नशे में कि वो नेतन्याहू ने उसको चढ़ा दिया, और वो इसमें कि भाई हम तो अमेरिका हैं। क्या और क्या क्या आज क्योंकि आज भी ट्रंप यही कह रहा है, नहीं आज नहीं, भी एक ट्रंप ये कह रहा है कि वी हैव द ग्रेटेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। अमरीश जी, क्योंकि आप वॉर हिस्टोरियन हैं और
युद्ध पर आप रिसर्च करते हैं और ईरान पर और मिडिल ईस्ट पर आपकी रिसर्च है। मैं ये जानना चाह रहा था, क्या अमेरिका की प्रॉपर स्टडी नहीं थी, पूरी तैयारी नहीं थी ईरान के बारे में, या ईरान के बारे में जानकारियाँ कम थीं? ईरान कैसे लड़ेगा, किस तरह से पैतरा बदलेगा, जब बिसात बिछेगी युद्ध की तो फिर ईरान उसमें क्या करेगा? क्या इस तरह की रिसर्च अमेरिका ने नहीं करी, या अमेरिका ने बहुत कम करके ईरान को आका अंडर एस्टिमेट कर दिया कि अरे भाई तैयारी क्या करनी, ये तो वैसे ही हार जाएँगे? क्या ऐसी वजह थी जहां एक इतनी बड़ी ताकत अमेरिकी आर्मी, जितना बजट है मेरे ख्याल दुनिया के सारी आप फौज मिला दीजिए तो उतना बजट नहीं हो पाएगा, इतनी बड़ी ताकत क्यों झुक रही है ईरान के आगे? वो तीन चीजों के आगे झुक रही है, ईरान, इस्लाम और इमाम। और ये तीन ऐसे ही हैं जिसको वो उन्होंने अध्ययन ही नहीं किया, समझा ही नहीं उसको। जितने रिसर्च पेपर्स अमेरिका में चाइना और रशिया के ऊपर हैं, क्या उतने ईरान के ऊपर हैं? नहीं। ईरान की कौन सी स्पेशल स्टडीज है जैसे रशिया और चाइना की स्पेशल स्टडीज हार्वर्ड और कॉर्नेल और आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में होती, क्या है? नहीं। तो आप जब आपकी स्टडी नहीं है और आप अपने को कहते हैं कि हम स्टडी करके ही सब कुछ करते हैं, तो फिर आप क्यों कूदे? नेतन्याहू के कहने पे कूदे। ज़ायनिस्ट जूइश लॉबी का प्रेशर था जिसने आपके कैंपेन को फंड किया था, इसलिए आपने पूरे एक एक पूरे देश को आपने झोंक दिया, और वो अब सारे लोग थू थू कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप कह रहे तैयारी नहीं थी, अंडर एस्टिमेट किया, कम करके आंका, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में युद्ध किया। उनको लग रहा था 2-3 दिन के अंदर युद्ध निपट जाएगा। उनको ये पता नहीं था कि युद्ध जो है सीधे सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये हॉर्मुज की खाड़ी में आके सिमट जाएगा, जहाँ पर पूरी दुनिया जो है इस वक्त परेशान है, और ग्लोबल इकोनॉमी फंस गई है, दुनिया का पूरी अर्थव्यवस्था फंसी हुई है। और अगर ये 10-15 दिन जंग चली तो फिर आप कह सकते हैं कारोबार ठप हो सकता है, शेयर मार्केट क्रैश क्रैश कर सकते हैं। और ये मेरा कहना नहीं है, दुनिया भर के अखबारों का कहना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि चलिए मान लिए मामला फंस गया है, और आज मुश्तबा खामनई साहब ने ये कहा कि भाई हम इस रास्ते को, इस समुद्री रास्ते को बंद ही रखेंगे। और ऐसा ये भी कहा है, आप ही ने बताया था कि उस समंदर के नीचे ईरान की इस्लामिक सेना ने, नौसेना ने माइंस, बारूद बिछा रखा है, तो कोई जहाज जा भी नहीं सकता, क्योंकि बारूद का जो रिमोट कंट्रोल है वो उनकी नेवी के हाथ में है। दूसरा, आपने ये भी बताया था कि वो इतना नैरो सी है, इतना मतलब संकरा समुद्री रास्ता है कि जो तट पर तमाम मिसाइलें लगी हुई हैं। मतलब वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे, 5 किलोमीटर की दूरी पे, 20 किलोमीटर की दूरी में चारों तरफ मिसाइलों ने घेर रखा है। अगर कोई जहाज़ जो है वो इग्नोर करता है वार्निंग को, तो फिर उस जहाज़ का वही हश्र होगा जो हमने एक जहाज़ का देखा, जो थाईलैंड का जहाज़ था, जिसमें उन्होंने आग लगा दी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब इसका तोड़ क्या है? अमरीश भाई, ये तो बताइए, समस्या तो आपने बता दी, कमज़ोरियाँ भी बता दी, अमेरिका की खामियाँ भी बता दी। अब इसमें तोड़ कैसे होगी? क्योंकि ये जंग तो अब हमारे आप पर भी भारी पड़ेगी जेब पे। अगर तेल का दाम बढ़ता चला जाएगा, तो भाई कब तक सरकार हमारी जो है वो सब्सिडाइज़ करती रहेगी? तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अब पुतिन साहब इस समझा सकते हैं मुज्तबा खामनेई को? क्या चाइना समझा सकता है? या फिर जिस तरह से टर्की और पाकिस्तान और इजिप्ट और इस ओमान, ये सब कोशिश कर रहे हैं मिस्टर खामनाई को समझाने की, मैसेज देने की, मतलब अब मुश्तबा खामनाई कैसे मानेंगे, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, जिनके अंडर में सारी सेनाओं की विंग्स हैं, उनको कैसे कैसे समझाया जा सकता है कि भाई अब रास्ता खोल दीजिए? दीपक जी, किसी एक व्यक्ति की बात यहाँ नहीं है कि मुश्तबा खामनेई से कोई, अभी वो नए नए आए हैं, सुप्रीम लीडर बने हैं। ऐसा तो है नहीं कि मोहम्मद बिन सलमान उनसे सीधे फोन पे बात कर रहे हैं, इजिप्ट के प्रेसिडेंट सीधे फोन पे बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्ति की बात नहीं। वो जो सिस्टम है उससे कैसे बात कोई करेगा? वो सिस्टम तो इस बिना पे था कि जैसे ही इमाम खामनेई की शहादत होगी, उसके उस सिस्टम के जो हजार डिसेंट्रलाइज्ड विकेंद्रीकृत जो हाथ हैं, वो अपने आप चलने लगेंगे। अब उसको कौन रोके? ये अपने जो इसका लॉजिकल कंक्लूजन है वो यही है कि ट्रंप सरेंडर करे, नेतन्याहू सरेंडर करे, और तभी ये जंग रुके। नहीं तो कोई तरीका नहीं है कि ये जंग रुके। मतलब सरेंडर करने का मतलब है कि गल्फ से
अमेरिकन बेसिस विड्रॉ करें, वहाँ से आर्मी हटे और उसके बाद सैंक्शंस हटाए जाएं ईरान पे और 2-3 और शर्तें वो मानी जाएं, तब जाके ये जंग रुकेगी। बिल्कुल। और जब 8 करोड़ 9 करोड़ जो ईरान की जनता है उसकी मांग है ये जो हो रहा है, ये उसके दिल का अंदर से एक आवाज है कि जंग करो और अंतिम दम तक करो। और जो वो जनता नहीं मानने वाली जब तक ये नहीं होता है, जब तक अमेरिका मिडिल ईस्ट खाली नहीं कर देता है और जब तक इजराइल झुक नहीं जाता है, फिलिस्तीन नहीं दे देता है, तब तक ईरान की जनता नहीं मानी। एक और हम जानना चाह रहे थे सवाल कि ये भी चर्चा में है, इस वक्त दुनिया की सारी नज़रें राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर है। इस वक्त पुतिन किस ज़मीन पर खड़े हैं, इस वक्त पुतिन कितने इम्पोर्टेंट हैं, उनका रोल क्या है इस पूरे कन्फ्लिक्ट में जो अमेरिका और ईरान के बीच में है? नहीं, पुतिन तो देखिए ईरान के साथ है। फिर पुतिन और ईरान में इस समय क्या फर्क है? रशिया और चाइना तो यही देख रहे हैं कि अमेरिका की जो सुपर पावर स्टेटस है वो अब धूमिल हो गई है और वो अब फाइनली जो मल्टीपोलर वर्ल्ड हम कहते थे कि एक ध्रुव नहीं रह सकता, एक सुपर पावर नहीं रह सकती, कई पावर सेंटर रहेंगे, वो अब आ गया है। तो पुतिन और जी चाइना। जिनपिंग तो यही चाह रहे थे। चाइना, वो तो यही चाह रहे थे, तो इसलिए वो क्यों पीछे हटे? और चल इसमें भारत का भी हित है। आप देखिए भारत का हित क्या, भारत ब्रिक्स में है। ब्रिक्स का मतलब क्या है कि डॉलर में तेल का व्यापार ना हो, दुनिया का व्यापार डॉलर में ना हो, हमें नुकसान होता है उससे। तो भारत भारत के लिए भी ये अच्छी स्थिति। जी। चलिए, एक बड़ी बात आपने कही, आपने कहा कि जब तक पीछे नहीं हटेंगे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, तब तक मुस्तफा खामनाई जो है, इस तरह का उनका अग्रेशन, आक्रामक पोस्चर जारी रहेगा। ट्रंप ने दोस्तों उधर कहा है कि हम हमले और ज़्यादा तेज़ करेंगे और इस लेवल पर हमले अब ले जाएंगे जिसकी कल्पना ईरान ने नहीं की होगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो क़यामत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी आर्मी क्या उसको एग्जीक्यूट करती है, हमलों को करती है? और सबसे बड़ी बात जो डिस्कशन में है वो ये है कि ये जंग अमेरिका की नहीं, अमेरिका में जो सबसे बड़ा सवाल रिपब्लिकन पार्टी यानी जो ट्रंप की पार्टी है, उसमें जो बहस हो रही वो ये हो रही है कि अमेरिका को ईरान में रिजीम चेंज करके हासिल क्या होगा, अमेरिका को ये जंग जीत के हासिल क्या होगा, क्योंकि दुश्मनी जो है वो इसराइल और ईरान के बीच में। अमेरिका को इसमें प्रत्यक्ष रूप से लाभ क्या है, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। और क्या नेतन्याहू के लिए अमेरिका बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर सकता है इस जंग में, ये भी एक सवाल है। इसीलिए आप कह सकते हैं हाथ थोड़े पीछे खींच रखे हैं अमेरिकी सेना ने, और कहीं ना कहीं ट्रंप चाह रहे हैं कि चुपचाप इसमें एक उनको सेफ एग्जिट मिल जाए, तो ये युद्ध कहीं ना कहीं आके रुक सकता है। अमरीश भाई, आप इस प्रोग्राम में आए, सारी चीज़ें आपने क्लियर रखी, बहुत आसानी के साथ रखी, लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत मैं कहूँगा कि मुझे लगा कि जो हमारे दोस्तों को याद रखनी चाहिए वो है तैयारी। अगर तैयारी नहीं है तो चाहे हम जितनी बड़ी ताकत हो, हम जितने बड़े शख्सियत हो, हमें हमारा फेल होना बहुत नेचुरल है। ईरान ने तैयारी करी, 15 साल की तैयारी इस जंग के लिए करी, हर स्ट्रैटेजी को उसने बार बार परखा और समझा, और इसलिए आज ईरान, भले ही उसके पास उतनी ताकत नहीं है, उतनी दौलत नहीं है, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन वो लड़ रहा है, मोर्चा खुल कर ले रहा है। और अमेरिका जिसके पास सब सारी ताकत है दुनिया की, उसने तैयारी नहीं करी। जो तैयारी अमेरिका ने चाइना के लिए कर रखी है, रशिया के लिए कर रखी है, बाकी मुल्कों के लिए कर रखी, वो तैयारी ईरान के लिए नहीं की थी। ये अमरीश मिश्रा का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।